की सियासत में मचे बवाल की देखेंगे। किसान आंदोलन से कैसे मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। अमित शाह से क्यों मिलने पहुंचे यूपी के सीएम योगी। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को दिए क्या आदेश। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के रण में उतरेंगे राहुल गांधी। 13 जनवरी को दिल्ली में चुनावी रैली करेंगे कांग्रेस सांसद। 5 फरवरी को होगा दिल्ली में मतदान। बीपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना ने पटना हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग। फॉर्मूला ई रेस मामले में ईडी ने जारी किया समन। केटी रामाराव को पूछताछ के लिए बुलाया। बीआरएस नेता ने गवाही के लिए मांगा था समय। शेयर बाजार में तेजी। 234 अंकों की बढ़त के साथ 78,199 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो 91 अंकों की बढ़त के साथ 23,707 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच में ही देश का बजट भी पेश होगा। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से सरकार को पत्र लिखकर कहा गया है कि बजट में दिल्ली केंद्रित किसी भी योजना का ऐलान नहीं किया जाए। तो कब होगा दिल्ली में विधानसभा चुनाव और कब आएंगे नतीजे, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी राजीव कुमार ने चुनावों का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव का ऐलान होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा है कि वो दिल्ली केंद्रित योजनाओं का ऐलान नहीं करे। दिल्ली में इस बार चुनाव की पूरी प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले और बाकी वक्त वो चुनाव में धांधलियों पर ही जवाब देते रहे। खासतौर पर ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अल्पसंख्यकों के वोटर्स का लिस्ट में से नाम हटाने के आरोपों का ही जवाब चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते दिखाई दिए। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज दिए जाने और वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ने को लेकर जो दलील दी गई, उस पर जरूरी सवाल उठने लगे हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी ने चुनाव का ऐलान होने के बाद मोदी सरकार पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी सीएम है, लेकिन चुनाव का ऐलान होने से 12 घंटे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकालकर फेंक दिया। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। दिल्ली के साथ यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है तो बिहार में सियासी पारा पहले से ही हाई है। इस समय सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। क्या वो फिर से पलट जाएंगे? चर्चा ये भी है कि जेडीयू का कांग्रेस में विलय होने वाला है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई। बैठक में एनडीए के नेता गायब रहे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के बीच पड़ी दरार अब गहरी होती जा रही है। पहले अमित शाह ने अपना पटना दौरा रद्द किया और अब खबर आ रही है कि अमित शाह के करीबी मंत्री ने भी नीतीश कुमार के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। दरअसल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बैठक से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने दूरी बना ली। सिर्फ यही नहीं, एनडीए के 2 और सांसदों ने भी बैठक से दूरी बनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाजीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान जिले से 3 सांसदों में एक भी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहे। तीनों सांसद एनडीए के ही हैं। ऐसे में एक भी सांसद के बैठक में मौजूद नहीं रहने को लेकर आमजन के बीच चर्चा का विषय रहा। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान केंद्र की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। वहीं वैशाली सांसद वीणा सिंह हैं। वीणा लोजपा रामविलास से सांसद हैं। इसके अलावा उजियारपुर के सांसद नित्यानंद, जो केंद्र की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इन सब के अलावा समीक्षा बैठक में जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को भी बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ 6 ही विधायक पहुंचे। अब बैठक से सांसदों और विधायकों के गायब रहने के चलते एनडीए में टूट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू से बीजेपी और लोजपा दूरी बना रही है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश जल्द ही एनडीए से अलग होने वाले हैं और अब देखना होगा कि इन कयासों पर मोहर कब लगती है। नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय है। तो मुश्किलें केंद्र की भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 42 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में डॉक्टर ने उनकी जांच की।
वहीं इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की, जिसे लेकर अब वो खुद घिर गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से हरियाणा पंजाब के खनूरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे करीब 1 घंटे तक बेहोश रहे। इस दौरान उनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर कम हो गया। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उनके हाथों और पैरों की मालिश की और उन्हें पानी पिलाया, तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। और इस बीच 7 जनवरी यानी कि आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए एक आपदा बन गई है, क्योंकि वह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ उठाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों ने मुझे कहा है कि वह केंद्र द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। मैंने सीएम आतिशी को पत्र लिखकर ये चिंता जताई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को किसानों की इतनी ही चिंता है, तो आखिर वो पिछले 1.5 महीने से खनूरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर वो उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या विपक्ष के आरोप सही है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हाईकमान अब दिल्ली में कृषि मंत्री को भेज रही है, ताकि इससे उनका वोट बैंक बढ़ सके? बहरहाल अब ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन डल्लेवाल की सेहत लगातार गिरती जा रही है। अगर सरकार ने इस पर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो डल्लेवाल की जान भी जा सकती है। किसान मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भी उथल पुथल मची हुई है। सरकार के मंत्री नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। बढ़ती चर्चाओं के बीच सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद से सवालों की कड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुश्किलों से घिर गई है। विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब सरकार के अपने मंत्री ही तीखे तेवर दिखा रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनके इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से एनडीए के सहयोगी दल ही योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ एनडीए में शामिल अपना दल एस के नेता और योगी कैबिनेट में मंत्री आशीष पटेल ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का दावा करते हुए योगी सरकार को चेतावनी दे दी है, तो वहीं निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के अंदर कोई विभीषण है, जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार में अपनी भूमिका अदा की है। बीजेपी के अंदर जो विभीषण है, उसने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया था, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान होगा। अब उनका निशाना सीएम योगी पर था या डिप्टी सीएम पर, यह साफ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि केंद्र के इशारे पर एनडीए के सहयोगी दल योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यानी बीजेपी हाईकमान योगी की कुर्सी छीनने की साजिश कर रहा है। इस बीच सीएम योगी की अमित शाह के साथ मुलाकात ने इन चर्चाओं को बल दे दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी को भी अब अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है? क्या वो बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के पास इसी शिकायत के साथ गए थे? अब वजह जो भी रही हो, एक बात तय है कि यूपी में अभी से विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। यूपी एनडीए में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। विपक्ष तो हमलावर है ही, और अब अपने सहयोगी भी उनका विरोध कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या आरोप लगाए अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी में एनडीए में घमासान मचा हुआ है। इस बीच योगी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल संभल मामले में सपा प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंप दी है। माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ज्यादती की है, जिसके बाद अखिलेश ने सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संभल में प्रशासन की गोली से लोगों की जान चली गई। बीजेपी दरारवादी पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के 2 पलड़े हैं, एक पीढ़ी के खिलाफ अन्याय, दूसरा भ्रष्टाचार। उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों में एक पलड़ा ऊपर हो जाता है, कभी दूसरा। हम लोग चाहते थे सबसे पहले संभल सपा का डेलीगेशन जाए, सरकार ने पाबंदी लगा दी, संभल नहीं जाने दिया। दूसरी बार संभल जाने दिया गया। सरकार क्या छुपाना चाहती थी? सरकार ने निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे कराए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस से ये घटना सरकार ने कराई है, ये दंगा नहीं है। जो जान गई है वो पुलिस की गोली से गई है।
कन्नौज सांसद ने कहा कि मीरापुर कुंदरकी में जो वोटों की लूट हुई उसको छुपाने के लिए ये संभल की घटना हुई। इस सरकार ने करप्शन की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। यहाँ हर विभाग में रेड तय है। हमारी मांग है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे में सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार आरोपों से घिर गई है तो झारखंड में भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इतिहास में शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राजनीतिक